नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहां हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज के वीडियो में हम जियोफ्री चौसर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोफ्री चौसर 14th सेंचुरी के पोएट हैं। इनका समय 1343 से लेकर 1400 तक का माना जाता है। उस जमाने में इंग्लैंड में लिटरेचर सिर्फ लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाता था, लेकिन चौसर ने हिम्मत दिखाई और आम लोगों की भाषा यानी मिडल इंग्लिश में लिखना शुरू किया। इसलिए चौसर एक इम्पोर्टेंट पोएट माना जाता है। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उन्हें यह टाइटल इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने इंग्लिश भाषा को एक नई पहचान दी और उसे साहित्य के लायक बनाया। चौसर को द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस भी कहा जाता है, क्योंकि जहां बाकी लोग सब पुराने ख्यालों में खोए थे, चौसर के वर्क में हमें ह्यूमनिज्म और रियलिज्म की पहली झलक मिलती है। इसलिए द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसांस कहा जाता है। अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट पर जो आपको याद रखना जरूरी है। लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबी में एक जगह है जिसका नाम पोएट्स कॉर्नर है। चौसर वो फर्स्ट पोएट थे जिन्हें वहाँ दफनाया गया था, यानी पोएट्स कॉर्नर की शुरुआत उन्हीं की कब्र से हुई थी। चौसर सिर्फ एक राइटर ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े सरकारी अफसर और दरबारी भी थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 3 राजाओं के अंडर काम किया। पहले थे एडवर्ड III, उसके बाद रिचार्ड II और हेनरी IV। चौसर ने डिप्लोमेट और सांसद जैसे कई बड़े पदों पर भी काम किया था। अब देखते हैं चौसर एज ए पोएट, उनके लाइफ के 3 पीरियड्स को देखते हैं। चौसर के राइटिंग करियर को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है फ्रेंच पीरियड, जो लगभग 1359 से लेकर 1372 तक का है। यह उनका शुरुआती समय था। इस वक्त वो फ्रेंच लिटरेचर से इंस्पायर्ड थे, खास तौर पर रोमन दे ला रोज जैसी प्रेम कविताओं से। इस समय उन्होंने द बुक ऑफ द डचेस लिखी। यह एक एलिजी है जो उन्होंने जॉन ऑफ गाउंट की पत्नी ब्लेंची की याद में लिखी थी। उसके बाद आता है इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड लगभग 1373 से लेकर 1385 तक का है। वो काम के लिए इटाली गए। वहाँ उन पर इटालियन लेखकों दांते, बकासियो एंड पेट्रार्क का बहुत गहरा असर पड़ा और इस दौरान उन्होंने द हाउस ऑफ फेम और ट्रोइलस एंड क्रिसिडी जैसी फेमस रचनाएं लिखी। उसके बाद आता है इंग्लिश पीरियड, जो लगभग 1386 से 1400 तक का है और यह उनका सबसे मैच्योर और सबसे बेहतरीन समय था। अब उन्होंने नकल करना छोड़ दिया और अपना खुद का ओरिजिनल स्टाइल अपनाया। उन्होंने इंग्लिश समाज का रियलिज्म और सोशल सैटायर दिखाया और इसी समय उन्होंने अपनी सबसे लोकप्रिय रचना लिखी द कैंटरबरी टेल्स। इसमें अलग अलग सामाजिक वर्ग की तीर्थयात्री अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। पहले हम उनकी 5 मेजर पोएम्स को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है द बुक ऑफ द डचेस। ये एक एलिजी है
इसे उन्होंने अपने संरक्षक जॉन ऑफ गाउंट के लिए लिखा था जब उनकी पहली पत्नी ब्लेंचे डचीस ऑफ लांचेस्टर की मृत्यु हो गई थी। जॉन गाउंट की पहली पत्नी ब्लेंचे डचीस ऑफ लांचेस्टर की थी। यह ऑक्टस सिलेबी कॉपलेट में लिखी गई है, यानी हर लाइन में 8 सिलेबल्स। और इस पोएम का मुख्य सोर्स ओविड की कहानी सिक्स एंड एल्सियोनी है। दूसरी रचना है द हाउस ऑफ फेम। यह एक ड्रीम विजन है, ड्रीम विजन कविता है और यह वर्क अधूरा है यानी अनफिनिश्ड है। इस पर दांते की डिवाइन कॉमेडी का बहुत गहरा असर है, यानी द हाउस ऑफ फेम पे दांते की डिवाइन कॉमेडी का गहरा असर है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक ईगल कोई चौसर को पंजे में उठाकर हाउस ऑफ फेम तक ले जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ थीम कम्स अंडर द डिवाइन कॉमेडी। तीसरी कृति है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। यह भी एक स्वप्न दृष्टि कविता है, डिविजन पोएम है। लिटरेचर में सेंट वैलेंटाइंस डे का सबसे पहला रेफरेंस इस कविता में मिलता है। कहानी में सारे बर्ड्स अपने साथी चुनने के लिए इकट्ठे होते हैं और खुद नेचर इस सभा का अध्यक्षता करती है। फोर्थ वन इज ट्रोइलस एंड क्रिसिडे। चौथी रचना ट्रोइलस क्रिसिडे है। कई आलोचक उसे कैंटरबरी टेल्स के बाद उनका दूसरा सबसे बेहतरीन वर्क मानते हैं। इसका सीधा सोर्स इटालियन लेखक बोकासियो का महाकाव्य फिलोस्ट्रेटो है। इसकी कहानी ट्रोजन वॉर के दौरान की है और चौसर ने यह बुक अपने 2 दोस्तों को डेडिकेट की थी। एक था मोरल गोर यानी जॉन गोर और दूसरा फिलोसॉफिकल स्ट्रोड। फिफ्थ वन है द लीजेंड ऑफ गुड वुमन। ये इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइक कॉपलेट का फर्स्ट यूज इसी कविता में हुआ था। इसे प्रोलॉग प्लस 9 स्टोरियों के फॉर्मेट में लिखा गया है। इसमें इतिहास की उन महिलाओं की कहानियां हैं जिन्हें पुरुषों ने धोखा दिया। यह रचना भी अधूरी है। अब बात करते हैं हम चौसर के मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स की। चौसर ने सोचा था कि वो कुल 120 कहानियाँ लिखेंगे। हर पिलग्रिम को 4 कहानियाँ सुनानी थी, 2 जाते वक्त और 2 वापस आते वक्त। लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए। वो केवल 24 कहानियाँ ही लिख सके। इन 24 कहानियों में से 22 कहानियाँ वर्ष यानी कविता में लिखी हुई है और केवल 2 कहानियाँ ही प्रोज में है। इस कैंटरबरी टेल्स में सारे तीर्थयात्री लंदन के साउथवर्क में एक इन में मिलते हैं जिसका नाम है द टोबाडी इन। यात्रा के लिए कुल 30 तीर्थयात्री इकट्ठे हुए थे। इसमें 29 कैरेक्टर्स थे और एक खुद चौसर थे जो कैंटरबरी टेल्स में कथावाचक और नरेटर है। ये सब कैंटरबरी जा रहे थे थॉमस बेकेट की समाधि पर और वक्त है अप्रैल महीने का। इस कैंटरबरी टेल्स की फेमस लाइन है व्हेन दैट अप्रैल विथ हिज साउर सूथ। ये अप्रैल का रेफरेंस दे रही है। चौसर ने यहाँ 30 से ज़्यादा पात्र का जिक्र किया है, लेकिन 5 पात्र सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है द नाइट। यह सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला पिलग्रिम है। यह सिवलरी और सम्मान को दर्शाता है और सबसे पहली कहानी यही सुनाता है, द नाइट। दूसरा है द वाइफ ऑफ
पेथ, यह बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यह एक कान से बहरी है, इसके पांच पति रह चुके हैं और इसके दांतों के बीच गैप है, जो उस जमाने में लस्ट का निशान माना जाता था। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स है थोप्रोइरेस। यह दिखावा करने वाली नन है। यह फ्रेंच बोलती है लेकिन ठीक ठाक, और उनके ब्रोच पर लिखा है लव कॉन्कर्स ऑल। एंड चौथा पिलग्रिम है द पार्सन एंड द प्लोमैन। पूरी किताब में केवल यही दो पात्र है जो आइडियलाइज्ड है, यानी पूरी तरह सच्चे, धार्मिक और ईमानदार है। अब देखते हैं कि किसने कैसी कहानी सुनाई। नाइट्स टेल, यह एक सिवेलरिक रोमांस है। इसमें आसाइट और पालामन के बीच का प्रेम का ट्रायंगल है। दूसरी है मिलर्स टेल, यह एक फेबुल्य है। इसमें बॉडी ह्यूमर यानी अश्लील हास्य है, और यहाँ नाइट की कहानी की पैरोडी है। दूसरी टेल है नॉन्स प्रीस्ट टेल, यह एक बीस्ट फेबल है। इसमें मुर्गा और लमड़ी की कहानी है। यह मॉक हीरोइक स्टाइल में है। और इस कैंटरबरी टेल्स में जो दो कहानियाँ प्रोज में है वो है द टेल ऑफ मेलिबी, द पार्सन्स टेल। ये दोनों कहानियाँ प्रोज में है। चौसर ने खुद एक और कहानी सुनाने की कोशिश की थी, सोर थोपोस, लेकिन यह इतनी बुरी थी कि होस्ट ने उन्हें बीच में रखकर कह दिया, इसे बंद करो, यह बकवास है। और इसी तरह चौसर खुद का ही मजाक उड़ा रहे हैं इस कैंटरबरी टेल में। अब हम चौसर के टेक्निकल इनोवेशंस और क्रिटिक्स की राय के बारे में देख लेते हैं। चौसर ने इंग्लिश पोइट्री को लिखने का तरीका बदल दिया। उन्होंने दो बहुत बड़े फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। एक तो है राइम रॉयल एंड दूसरा है हीरोइक कपलेट। राइम रॉयल यह एक 7 लाइन स्टैंजा है जिसकी राइम स्कीम होती है ABA BB CC। इस फॉर्म को अंग्रेजी कविता में जियोफ्री चौसर द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने ट्रेलियस एंड क्रिसिडे और द कैंटरबरी टेल्स की कई कहानियों में इसका व्यापक इस्तेमाल किया। और इस फॉर्म को बाद में रॉयल कहा जाने लगा, क्योंकि स्कॉटलैंड के राजा जेम्स I ने अपनी कविता द किंग्स स्क्वेयर, द किंग्स बुक में इसका उपयोग किया था। और इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल उन्होंने टिलियस एंड क्रिसिडे में किया है। हीरोइक कपलेट यह इयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई राइमिंग पेयर होती है AA BB। इसका प्रयोग उन्होंने द लीजेंड ऑफ गुड वुमन में पहली बार किया, और कैंटरबरी टेल्स में इसका परफेक्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं अलग अलग क्रिटिक्स ने चौसर के बारे में क्या कहा है। पहले तो जॉन ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल्स में कैरेक्टर्स की वैरायटी को देखकर कहा कि हियर इज गॉड्स प्लेंटी, परपेचुअल फाउंटेन ऑफ गुड सेंस। मैथ्यू आर्नल्ड ने भी कमेंट की हुई है। मैथ्यू आर्नल्ड थोड़े स्ट्रिक्ट क्रिटिक थे। अपने वर्क द स्टडी ऑफ पोएट्री में उन्होंने चौसर पर आरोप लगाया कि उनमें हाई सीरियसनेस नहीं है। इसी वजह से आनंद ने कहा कि चौसर दांते या होमर की तरह क्लासिक नहीं है। एडमंड स्पेंसर ने भी चौसर के बारे में कहा है। स्पेंसर जो खुद एक कवि थे, उन्होंने चौसर को अपना गुरु माना और उन्हें कहा द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। तो ये थी दोस्तों जियोफ्री चौसर के बारे में क्विक और डिटेल बातचीत। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।